हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह आगे आपको सेशन मिलते रहें। हम कक्षा 10 के गणित विषय को इसके पिछले हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम विज्ञान विषय को पढ़ेंगे। विज्ञान विषय में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें भी यह प्रीवियस ईयर का ही पेपर है जो 824 NM सेट का है। तो इसमें जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसमें से हम सवालों को सॉल्व करेंगे कि क्या क्या पूछा गया है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देंगे और मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो चलिए चालू करते हैं सेशन को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न 4 बहुविकल्पी हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न 1 का क जो दिया हुआ है, कह रहा है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। पहले का क जो कह रहा है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, मतलब अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस कलर का, किस रंग का दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 काला। कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर उतनी ऊंचाई पर क्योंकि उतनी ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिससे प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसलिए काला दिखाई देता है। क्वेश्चन था कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, मतलब किस कलर का दिखाई देता है। तो आंसर होगा काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही आंसर होगा। तो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जितनी ऊंचाई पर वो रहते हैं उतनी ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है और वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता है। अब प्रकीर्णन नहीं होगा तो एक ही कलर दिखाई देगा और वो काला। चलिए इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका ख दूसरा क्वेश्चन कह रहा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगा। मतलब जिस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है। चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, किसी भी दर्पण में क्या संबंध होता है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसमें हमारा अगर इसको हम फार्मूले के तौर पर लिखें तो F बराबर होगा R/2 के। इसमें हमारा R दिया हुआ है, यानी कि R यानी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। R का मान 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है F बताइए क्या होगा। तो F बराबर होता है R/2। तो अब इसमें R का मान रख दीजिए। तो 32/2, 2 16 32, यानी कि F जो होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा। यानी कि इसका जो फोकस दूरी होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा। जिस दर्पण की जिस भी लेंस की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगी उसका फोकस दूरी
16 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन में आपको कहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी जो होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसमें आपका 2 जो है सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही होगा, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 16 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का ग है। ग क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, मैं यहाँ मोबाइल से देख रहा हूँ। ग कह रहा है ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर के में ग्राफ बनेगा। ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा, मतलब ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर में ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि अगर सभी भौतिक अवस्थाएं नियत हैं, अवस्थाएं नियत हैं, तो चालक में प्रवाहित वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम क्या कहता है कि अगर सभी भौतिक अवस्थाएं नियत हैं, यदि सभी भौतिक अवस्थाएं नियत हैं, जैसे ताप दाब वगैरह नियत हैं, तो किसी चालक में प्रवाहित जो विभवांतर होता है, जो वोल्टेज होता है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो भी जो होता है वो समानुपाती होता है आई के, भी जो होता है समानुपाती होता है आई के। तो भी अगर यह समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा आर। तो भी बराबर आई आर जो होता है, आर यहाँ पर एक नियतांक है, तो भी बराबर आई आर जो होता है वह ओम का नियम होता है। आर यहाँ पर नियतांक है। तो ऊपर वाले से हम देखें कि वोल्टेज जो होता है आई के समानुपाती होता है। इसका मतलब अगर वोल्टेज बढ़ाया जाएगा तो धारा भी बढ़ेगी, या अगर धारा बढ़ाई जाएगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। तो इनके बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा वो किस प्रकार से होगा। तो ये हमने एक ग्राफ एक बना लिया, इसको हम वोल्टेज मान रहे हैं, यानी विभवांतर हो गया, और यह धारा हो गया यानी कि आई हो गया। तो अगर यहाँ से हम ग्राफ बनाएं तो अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो धारा भी बढ़ेगी, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना धारा बढ़ेगा। तो इसलिए इसमें जो ग्राफ खींचा जाएगा वह एक सीधी रेखा होगा। देखिए इसमें सीधी रेखा खींची गई है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा बढ़ रही है, धारा बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में जब इसमें ग्राफ खींचा जाएगा, धारा और वोल्टेज के बीच में, जब ओम के नियम के अनुसार धारा और वोल्टेज के बीच में जब ग्राफ खींचा जाएगा तो यह एक सीधी रेखा हो गई। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आंसर होगा, क्या होगा कि एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। ऑप्शन नंबर 1 इसमें का हमारा सही है, एक सरल रेखा होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है घ कह रहा है एक लघुपथित परिपथ में धारा का मान होगा। घ कह रहा है एक लघुपथित परिपथ में धारा का मान क्या होगा। मतलब अगर एक छोटा सा परिपथ बनाए, एक छोटा सा परिपथ बनाए तो उसमें धारा का मान क्या होगा। तो जब छोटा सा परिपथ बनाएंगे तो उसमें धारा का जो मान होगा वह अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा
3 जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अधिकतम होगा तो क्यों होगा? क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम रहेगा। जब प्रतिरोध कम रहेगा तो इसमें धारा जो होगी वो अधिक से अधिक रहेगी, क्योंकि परिपथ कैसा हमारा लघु परिपथ है, इसलिए इसमें इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, अधिकतम। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त होता है। 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए थे, चारों को हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क कह रहा है कि यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 और 1.33 हैं, इनमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों होगी? कह रहा है कि एक मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है जो 1.44, 1.47 और 1.33 है। तो कह रहा है इसमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो है मिट्टी के तेल का जो अपवर्तनांक दिया हुआ है मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक दिया हुआ है आपको 1.44। उसके बाद से आपको तारपीन का तेल का दिया हुआ है, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.47 और जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.33। कह रहा है कि इसमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी। तो प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी? तो प्रकाश की चाल जो होता है वो क्या करता है, माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश की जो चाल होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। मतलब इसको अगर हम लिखें तो माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 प्रकाश की चाल के। माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश की चाल के। इससे हमको यह समझ में आ रहा है कि यदि अपवर्तनांक, जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक कम रहेगा तो प्रकाश की चाल बढ़ेगी। यदि प्रकाश की चाल अधिक है तो अपवर्तनांक कम होगा, प्रकाश की चाल कम है तो अपवर्तनांक अधिक होगा। इससे हमको एक रिलेशन समझ में आ रहा है कि माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश के चाल के। इसका मतलब है कि यदि माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा तो प्रकाश की चाल कम होगी, क्योंकि इसके व्युत्क्रम में है। यदि प्रकाश की चाल अधिक होगी तो माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा। तो यही पूछ रहा है कि इसमें इन तीनों में से किसमें प्रकाश की जो चाल है सबसे अधिक होगी। तो प्रकाश की चाल उसी में अधिक होगी जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसी में प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो इसमें हम देख रहे हैं जल का अपवर्तनांक जो है सबसे कम है, 1.33 है। जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, 1.33 है। इसीलिए जल में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, इसको नोट कर लीजिए। यह एक सूत्र बन गया है, सूत्र है जल में प्रकाश की चाल अधिक होगी क्योंकि जल का अपवर्तनांक सबसे कम है। जल का अपवर्तनांक सबसे कम है। कह रहा था मिट्टी के तेल में का अपवर्तनांक दिया हुआ था और हमारा तारपीन के तेल का अपवर्तनांक दिया हुआ था, जल का अपवर्तनांक दिया हुआ था। बोल रहा है इन तीनों अपवर्तनांक में प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी।
तो प्रकाश की चाल जो होती है उसके उस माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर प्रकाश की चाल बढ़ेगी तो अपवर्तनांक कम होगा, अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल कम होगी। तो इससे हमको यह पता चलता है कि जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो इन तीनों में से जल का अपवर्तनांक सबसे कम था, तो इसीलिए जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखिए, क्या यह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ख कह रहा है एक उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखिए, क्या यह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। तो उत्तल लेंस का आवर्धन जो होता है, उत्तल लेंस का आवर्धन यम बराबर जो होता है वो होता है वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के। उत्तल लेंस का आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अगर हम इसको व्यंजक में डिनोट करें तो यम बराबर जो होता है v बाई यू के होता है। v यहाँ पर क्या है तो प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वह वस्तु की दूरी है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि उत्तल लेंस का आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो आवर्धन का सूत्र यम बराबर v बाई यू होता है। उसके बाद से कह रहा है कि इसमें क्या यह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। तो यह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। यह ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो सकता है। यह ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो सकता है। यहाँ पर यम बराबर v बाई यू को हम यम बराबर आई बाई ओ भी लिख सकते हैं। आई का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई और ओ का मतलब है वस्तु की लंबाई। आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और ओ मतलब वस्तु की लंबाई। अगर आपको v बाई यू नहीं दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी न दिया हो, अगर आपको प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दिया हो तो इस कंडीशन में यम बराबर आई बाई ओ का यूज हम करेंगे। चलिए इसके बाद से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो लिख लीजिए 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो हमको पता है यहाँ पर जूल बताना है कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में इसको अलग अलग करके लिख लिया जाए। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1000 वाट, और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। अगर दोनों को हम एक साथ लिखें, 1 किलोवाट घंटा को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 1000 वाट गुणे 3600 सेकेंड। इसको और स्टैंडर्ड ढंग से लिखते हैं। 36 में 1000 का गुणा 3600 में 1000 का गुणा करेंगे। 36 से करना 36 होता है, 3 जीरो इधर 2 जीरो इधर, तो 5 जीरो बढ़ा लीजिए, 2 3 4 5 जीरो, वाट सेकेंड हो जाएगा। इसको और स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं।
तो ये है 36 गुणे इधर 1 2 3 4 5 जीरो है तो 10 पे पावर 5 लिख सकते हैं वाट सेकेंड। और ढंग से लिखें 36 को और छोटा करेंगे तो 3.6 गुणे 10 पे पावर इधर 6 हो जाएगा, क्योंकि इधर दशमलव लगेगा तो 10 उधर निकलेगा, तो इसको 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 लिख सकते हैं। 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड जो होता है, वाट सेकेंड जो होता है, वाट सेकेंड यह होता है जूल के बराबर। 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 जूल। तो इसलिए 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल हो जाएगा। यानी कि 1 किलोवाट घंटा में हमारा 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल होगा। क्यों होगा, हमने इसको सॉल्व कर दिया है। और इस तरह से 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 जूल। तो 1000 वाट घंटा था तो 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 वाट सेकेंड को 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल लिख सकते हैं। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 1 के बहुविकल्पी और प्रश्न संख्या 2 के 3 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, सेशन समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद।